हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लास 12 आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड के लिए सिलेबस का डिस्कस किया था, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आज अपना फर्स्ट लेक्चर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अपने पास केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। मेरा ये लेक्चर वीडियो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स भी आसानी से रीड कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी आसानी से सीख सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अपने को सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अपने को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, रासायनिक बलगतिकी है क्या। ये दो वर्ड से मिलकर हुई बनी है, केमिकल प्लस काइनेटिक्स। दैट मीन्स रासायनिक प्लस बलगतिकी। अपने पास दो वर्ड है जिससे ये मिलकर बनी हुई है, केमिकल प्लस काइनेटिक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक अभिक्रिया से है, और काइनेटिक्स का मतलब यहाँ पर मोशन से है। मोशन का मतलब गति से। इसका मतलब है यदि इन दोनों को वापस अपन ऐड करें, केमिकल रिएक्शन और मोशन को, तो एक रासायनिक अभिक्रिया किस गति से हो रही है, किस वेलोसिटी से, किस मोशन से वो हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया होने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में। जो क्रियाकारक अणु है वो किसके अंदर कन्वर्ट होने वाले, उत्पाद अणुओं के अंदर। तो इस तरीके से एक रासायनिक अभिक्रिया किस गति से होती है, जिस भी गति से वो होती है, उसका सारा स्टडी किसके अंदर किया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर किया जाता है। तो जनरली इसकी यदि अपन डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या हो, द ब्रांच ऑफ ए फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन is considered as chemical kinetics। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी फिजिकल केमिस्ट्री जो तीन पॉइंट्स के साथ डील करे। कौन कौन से के साथ, फर्स्ट अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की दर। दूसरा अपने पास है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जिसको बोलते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि। एंड थर्ड अपने पास फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब है अभिक्रिया की दर तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। हिंदी मीडियम के लिए डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की क्रियाविधि तथा अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है अपने पास, रासायनिक बलगतिकी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगेन रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, ए ब्रांच ऑफ ए फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन आर कंसिडर्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। तो गाइस ये हुआ इसका जनरल इंट्रोडक्शन, केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है।
अपने को पता लगा कोई भी रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, एक अपने पास स्लो रिएक्शन है, एक अपने पास फास्ट रिएक्शन है। स्लो फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं अपन। फास्ट रिएक्शन होती है अपने पास एसिड बेस टाइट्रेशन वाली रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन जितनी भी है सारी की सारी क्या है, फास्ट रिएक्शन। किसका फॉर्मेशन करती है, साल्ट का। और स्लो रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल अपने पास क्या है, कोरोजन, जो अपने हिंदी में बोलते हैं संक्षारण की प्रक्रिया, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन को अपन कंसीडर करके रेट ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक को भी समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपके ये 3 टॉपिक मिला के ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन में अपन पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से इंक्रीज होती है, किस तरीके से डिक्रीज होती है, किसकी इंक्रीज होती है, किसकी डिक्रीज होती है। ऑर्डर पढ़ेंगे, मोलिकुलरिटी पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, शुद्ध ऑर्डर के लिए। शुद्ध ऑर्डर को बोलते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया। फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। लाइक दैट टेम्परेचर, सेकेंड इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, थर्ड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, likewise surface area of reactant molecules। इस तरीके के फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इनको अफेक्ट करते हैं। इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करने वाले हैं। अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रेट ऑफ रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे अपन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो अब अभी अपन फर्स्ट टॉपिक अपना उठाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में अपन अभी डिटेल से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट अपना टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की दर। जैसे अभी अपन ने केमिकल काइनेटिक्स का वर्ड है वो समझा कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन से डील करती है। अब अपने को ये समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और ये वर्ड किससे डील करता है। तो देखो अपन इसके बारे में देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किससे डील करता है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन आया कहां से, ये यहां से आया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। जैसा कि अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था अभी कि रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर। तो वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, किसके साथ होंगे, टाइम के साथ होंगे। टी अपने पास, चलो ठीक है, एक पैरामीटर तो आ गया इसका, टाइम। क्या कन्वर्ट होंगे, मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे। कौन से, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के अंदर। अब ऐसा क्या कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट के अंदर टाइम के साथ कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। तो वो वर्ड आता है अपने पास कंसंट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कन्वर्ट होगी किसके अंदर, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यदि मैं रेट को डिफाइन करना चाहूं जनरली, तो रेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अपॉन में क्या जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इज कंसिडर एज रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट। अब देखो ये जो कंसंट्रेशन आया है ना, वो किससे डील करता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के साथ। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कन्वर्ट होगी किसमें, प्रोडक्ट में। तो अपन देखो यहाँ क्या समझ, एक एग्जांपल लेते हैं अपन जनरली कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल्स थे अपने पास, प्रोडक्ट के कितने, 0। जैसे जैसे अपनी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जैसे जैसे अपना टाइम स्पेंड हो रहा है, वैसे वैसे
क्या होगा, सपोज दैट 10 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन गए, यहाँ कितने बचेंगे 90। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है यहाँ 50 बन गए, यहाँ क्या बचेगा 50 मॉलिक्यूल्स बचेंगे। और सपोज दैट यहाँ क्या हो गए 90 हो गए, तो यहाँ कितने बचे 10। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है, डाउन हो रही है, कम हो रही है। और जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अपन क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली डिफाइन करने का तरीका क्या है। रेट की मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कंसिडर एज रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी मीडियम वालों के लिए डेफिनेशन बोल रहा हूं, अभिकारक तथा उत्पाद अणुओं की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन अभिक्रिया की दर को परिभाषित करती है। ठीक है, अब अपन ने ये तो समझ लिया कि ये 100 मॉलिक्यूल्स है, फिर 90 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 10 हो गए, इधर प्रोडक्ट के 0 थे, 10 हो गए, 50 हो गए, 90 हो गए, कोई बात नहीं। देखो आगे चलते हैं, 100 मॉलिक्यूल से 90 हुए, 90 से 50, 50 से 10। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, टाइम के साथ कम होगी। और यदि इसके अपोजिट साइड में देखा जाए तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा टाइम के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपने को दो चीजें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले कंसंट्रेशन, और फिर कंसंट्रेशन किसकी, इन द सेंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रियाकारक या अभिकारक अणुओं की सांद्रता हमेशा क्या होती है, टाइम के साथ कम होती है। और उत्पाद अणुओं की सांद्रता या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ हमेशा क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो अब देखो टाइम के बीच में वर्सेज कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों का अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जिसको अपने से बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चलो गाइस, अपन नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अभी अपन ने पढ़ा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ कम, और इसकी बढ़ेगी। इसका मतलब एक पैरामीटर अपने पास कंसंट्रेशन है और दूसरा पैरामीटर अपने पास क्या है, टाइम है। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अपन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो अपने को इस हिसाब से दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे लेते हैं अपन टाइम, ठीक, और वाई एक्सिस पे लेते हैं अपन कंसंट्रेशन, वो भी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता को किस पे लेना है, वाई एक्सिस पे। टाइम को किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे। और अपने को पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जनरली अपन क्या ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ये वाला, कि अपने पास जनरली क्या हो रही है, कम हो रही है। और यदि यही ग्राफ अपन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बीच में लेते तो अपने पास क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। और एक्स एक्सिस पे वही अपना टाइम पैरामीटर चल रहा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल चल रहा है। और यहाँ पे CR मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, CP मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, उत्पाद अणुओं की सांद्रता। और ये क्या हो रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है। तो अपन जनरली ये वाला ग्राफ प्लॉट कर देते हैं कि ये टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, सेकंड बढ़ रही है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स दोनों को अपन ग्राफ की सहायता से क्या होता है, इजीली समझ सकते हैं। अभी अपन ने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन द
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको यदि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल्स टू, थ्योरेटिकल लाइन क्या थी अपनी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, क्रिया कारक तथा उत्पाद अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन। तो मैं जो चेंज है वो तो किससे शो कर देता हूँ, डेल्टा से, और जो सांद्रता कंसंट्रेशन सी से स्टार्ट होती है, तो मैं ये यहाँ सी ले लेता हूँ, डेल्टा सी। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो उस टाइम के अंदर चेंज डेल्टा टी, और इसके आगे एक प्लस और माइनस का साइन लगा हुआ आता है। अब ये प्लस और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है अपने को, प्लस साइन का मतलब क्या होता है अपने पास, प्लस साइन का बच्चों मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वो क्या हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, उत्पाद अणुओं की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। और नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वो क्या हो रही है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। कहने का मतलब क्या है, क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता समय के साथ कम हो रही है। तो ये प्लस और साइन का मतलब यहाँ पे रहता है, यूं ही प्लस और माइनस साइन लगाने हुआ नहीं आता यहाँ पे, कुछ ना कुछ इसका मीन है, और वो मीन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो रेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। प्लस साइन किसको इंडिकेट करता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता को, और नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की सांद्रता को। अब यदि अपने को रेट को लिखना हो किसकी टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ ओनली रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, सिर्फ क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता के पद में लिख रहा हूं, तो माइनस साइन आएगा, डेल्टा आएगा, सी आएगा, और सी किसकी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, और डेल्टा टी आ जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ हमेशा क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि ये टाइम के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और यदि इधर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा सी पी अपॉन में डेल्टा टी। पी का मतलब प्लस आएगा हमेशा, देखो याद करने का शॉर्टकट तरीका, पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और प्लस भी किससे स्टार्ट होता है, पी से। इसका मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में हमेशा क्या आएगा, पी प्लस आएगा, ठीक है। ये टाइम के साथ इंक्रीज होगी, ये टाइम के साथ डिक्रीज होगी, और दोनों को यदि अपन कंबाइन करके लिखें तो अपने पास ये वाला फॉर्मेट सबसे पहले लिखा हुआ है। प्लस माइनस साइन मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था। मैंने दो अलग अलग ग्राफ बनाए, आपको ग्राफ एक साथ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, कि आप एक नंबर का क्वेश्चन इजीली बन सकता है यहाँ पे, कि कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाइए। एक साथ भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है। एक साथ पूछेगा तो आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कर देना है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। आपको चेंज क्या करना है, चेंज आपको इतना सा करना है, एक्स एक्सिस पे तो अपने पास टाइम पैरामीटर ही रहेगा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, दोनों की आ जाएगी। अब रिएक्टेंट की भी आ जाएगी और प्रोडक्ट की भी। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा, रिएक्टेंट की टाइम के साथ क्या होती है, कम होती जाती है, और प्रोडक्ट की टाइम के साथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये दोनों का ग्राफ एक साथ बन गया। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो गाइस अपना ये पहला टॉपिक था, रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि अभिक्रिया की दर होती क्या है, किससे डील करती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेट हमेशा डील करती है किससे, कंसंट्रेशन से, और वो कंसंट्रेशन किसकी आएगी, इन द टर्म ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड इन द टर्म ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा टाइम के साथ कम होगी, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंबाइंड इसका ग्राफ बनाया हुआ है। तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अभी इसका डिवाइडेशन पढ़ेंगे, फिर अपन आगे और फैक्टर अफेक्टिंग वगैरह पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी अपना टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन।
जो मैंने आपको समझाया है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से इसको लर्न करते रहिए। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद सेकेंड टॉपिक अपने पास टाइप ऑफ रेट, अभिक्रिया दर के प्रकार। हिंदी मीडियम वालों के लिए दर के प्रकार, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स की ये होती है। तो देखो इसका टाइप डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला टाइप है एवरेज रेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत दर। इसका जो दूसरा टाइप है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक दर। और इसका जो थर्ड टाइप है वो क्या है, स्पेसिफिक रेट, इसको बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट दर। अपने पास तीन टाइप है इसके, ए, बी एंड सी। फर्स्ट है एवरेज रेट, सेकंड है इंस्टेंटेनियस रेट तात्क्षणिक दर, थर्ड है स्पेसिफिक रेट दैट इज विशिष्ट दर। तो देखो एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, जो अपन मैथमेटिकल पोर्शन के हिसाब से पढ़ते हैं कि टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अपॉन में टाइम। तो जो अपन रेट ऑफ रिएक्शन की जनरल डेफिनेशन पढ़ के आए हैं पीछे, वही की वही क्या हो जाएगी एवरेज रेट की। क्या हो जाएगी एवरेज रेट का मतलब क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल टाइम। कहने का मतलब क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, प्लस माइनस क्या है, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल और माइनस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। हिंदी मीडियम के लिए अभिकारक तथा क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता में कुल परिवर्तन बटे में कुल समय, कितना समय लिया गया है, वो क्या होगी औसत दर। अब सेकंड बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट की, कि तात्क्षणिक दर क्या होती है। देखो तात्क्षणिक मतलब एक स्पेसिफिक, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक निश्चित बिंदु पर किसी अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है, तात्क्षणिक दर कहलाती है, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाती है। जैसे अपन ने भी दो ग्राफ बनाए थे, ये किसके लिए था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। इधर क्या था, कंसंट्रेशन थी अपने पास, और एक्स एक्सिस पे क्या था अपने पास, टाइम था। एक बनाया था अपन ने, इधर अपने पास टाइम था और इधर क्या था, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन थी, और ये क्या था अपने पास, बढ़ रहा था, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल था। तो अब सपोज ये क्या है, अभिकारक अणु है। हिंदी मीडियम वालों के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये अभिकारक अणुओं की सांद्रता के लिए ग्राफ है, और ये उत्पाद अणुओं की सांद्रता के लिए अपने पास ग्राफ है। तो देखो सपोज देख मैं यहाँ दो पॉइंट लेता हूँ, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। तो जो इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन है या इस पॉइंट पे जो टाइम है, क्या वही टाइम इस पॉइंट पे है, नहीं है। इसका मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट होगी। इसी टाइप से इसमें देख लो, चाहे दो पॉइंट इसमें कर लो, ए पॉइंट अपन ने ये ले लिया, बी ये ले लिया, तो इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन है वो इस वाले पॉइंट पे नहीं है, इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन है वो इस वाले पॉइंट पे नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग आएगी, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक दर। कहने का मतलब क्या है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर किसी भी अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है अपने पास यहाँ पे, तात्क्षणिक दर कहलाती है। दो ग्राफ दिए आपको, ये बनाए हो। थर्ड अपने पास क्या आती है, स्पेसिफिक रेट, विशिष्ट दर। विशिष्ट मतलब ये सबसे अलग होगी, तो इसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो क्या दी जाती है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना,
if the concentration of reactant molecule is 1 mole per liter, then reaction is considered as specific rate. यदि अपन किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो कितनी कर दे अपन 1 मोल पर लीटर कर दे, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेसिफिक रेट। सपोज दैट अपने पास जनरल रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, क्रिया कारक अणु किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसको लिखने के दो तरीके, इसको सी आर भी लिख सकते हैं, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर अपन कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इसका भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए अपन क्या लगाएंगे, रेट कांस्टेंट के और कैपिटल आर की कंसंट्रेशन। तो यदि अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यदि अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करते हैं 1 मोल पर लीटर कर दें, इसका मतलब कैपिटल आर की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो अपने को क्या मिलेगा, इसकी जगह 1 रखेंगे तो जो रेट है वो किसके इक्वल आएगी, स्मॉल के। और स्मॉल के अपन ने क्या ले रखा है, रेट कांस्टेंट, ये है ना अपने पास। इसका मतलब रेट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, रेट कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक रेट को ही अपन दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, रेट कांस्टेंट। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 1 मोल पर लीटर, यदि क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता 1 मोल पर लीटर है तो उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट दर कहते हैं। इसे रेट कांस्टेंट, दर नियतांक भी कहा जाता है। दोनों है अपने पास, स्पेसिफिक रेट विशिष्ट दर या फिर दर नियतांक। तो गाइस इस तरीके से अपने टाइप ऑफ रेट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, सपना क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। सेकंड टॉपिक अपने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रेट, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक अपना पूरा हो गया, सेकंड टॉपिक अपना पूरा हो गया। देखिए गाइस, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्रिया कारक और उत्पाद अणुओं को आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में भी याद कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले डेरिवेशन के अंदर दिक्कत नहीं होगी। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो हमें इंग्लिश में ज्यादा यूज करनी पड़ती है। तो गाइज आज का अपना जो फर्स्ट लेक्चर था वो रेट ऑफ रिएक्शन और टाइप ऑफ रेट पे था। केमिकल काइनेटिक्स अपने स्टार्ट की थी। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने के बाद अपन ने 2 टॉपिक डिस्कस किए, अभिक्रिया की दर और दर के प्रकार, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट। गाइस आज अपना फर्स्ट लेक्चर वीडियो था वो अपन ने केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट किया था। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन समझाया था सिर्फ सिलेबस का। आई होप आप इनके सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपने इजीली रीड कर लिया होगा और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। इसी तरीके से आज अपन ने 4th चैप्टर स्टार्ट किया, अपन ने लेक्चर वीडियो स्टार्ट किए। गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन हब बाय शुभम शर्मा आप सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे नए नए वीडियो आपके पास आते जाएंगे और आप इजीली इनको समझकर एग्जाम में स्कोर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।